टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं सामान्य अध्ययन का एक और प्रैक्टिस सेट। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट का वीडियो सामान्य अध्ययन का अपलोड किया जा चुका है। आप अगर नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है और सामान्य अध्ययन का है। ये क्लास 6 से लेकर के और क्लास 12 तक के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है कि न्योरा घाटी किस राज्य में स्थित है। न्योरा घाटी किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है, आप देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं। और इसका सही जवाब है कि पश्चिम बंगाल में है और ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। 1986 में न्योरा घाटी को राष्ट्रीय पार्क भी घोषित किया गया था। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोलेरू झील ये कहाँ है। ये मुझे लगता है कि इसके पहले भी ये ज्योग्राफी या सामान्य अध्ययन के ही प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न मिल चुका है। तो इस तरह के अगर आप और भी प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो हमने आपको बताया था कि बीपीएससी टीआरई 2 के लिए जो हमने प्रैक्टिस सेट कराया था तो उसमें भी रुक्मिणी पब्लिकेशन का ही बुक का इसमें सभी वीडियो डाले गए थे। तो हमें लगता है कि उसी टाइप के प्रश्न इसमें भी दिए गए हैं। तो वो और बहुत सारे प्रश्न इसमें के जो है ज्योग्राफी के या हिस्ट्री के या पॉलिटी या इकोनॉमिक जो भी कह लीजिए उसमें क्लास 6 to 8 और 9 10th के लिए भी उसमें प्रैक्टिस सेट कराए गए थे। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके और बीपीएससी जो टीआरई 2 का जो पेपर हुआ था उसके लिए जो हमने प्रैक्टिस सेट कराया था आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे वीडियो वहाँ पे पड़े हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न वहाँ पे दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है कि कोलेरू झील ये कहाँ स्थित है। ये प्रश्न पहले भी रिपीट हो चला है। तो कोलेरू झील कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है और इस झील के पूर्व तटीय मैदान में कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में जो है कि ये कोलेरू झील है। तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब होगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि नोकरेक निम्न में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। नोकरेक ये बताना है कि नोकरेक चोटी जो है मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है और उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है यानी कि मेघालय का पठार ये सही जवाब इसका होगा यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि रायलसीमा पठार कहाँ है। ये सभी प्रश्न जो कि ये भूगोल से संबंधित हैं यानी कि रायलसीमा का पठार कहाँ है। तो आंध्र पठार का एक भाग है ये रायलसीमा का जो पठार है। और ये कहाँ है ये बताना है। तो कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार कहते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र पठार, क्योंकि ये रायलसीमा का जो पठार है वो आंध्र पठार का ही एक भाग है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, ये लिखना है यहाँ से कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है। और पश्चिम घाट की पहाड़ियों में से उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम है यानी कि नीलगिरी की पहाड़ी है, उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी और उसके बाद से फिर इलायची की पहाड़ी है। यानी कि इस तरीके से ऑप्शन सी में सही जवाब दिया हुआ है। इसके संदर्भ में आप और भी बातें देख सकते हैं कि डोडा बेटा जो है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी इसके पहले वाले कई प्रैक्टिस सेट में आपको सुनने को मिलेगा। और डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और अनाईमुडी चोटी जो है वो अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये अनाईमुडी की जो चोटी है सिर्फ अन्नामलाई पर्वत की ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये अनाईमुडी है। तो इस तरीके से अनाईमुडी चोटी की जो लंबाई है वो 2695 मीटर है। और इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। इसका प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण भी भारत के कई क्षेत्रों में बारिश होती है। तो इसमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे कम वर्षा होती है। और इसका सही जवाब है कि दक्षिण मानसून का जब समय आता है तो उसमें कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है। लेकिन सबसे कम वर्षा की बात करें तो चेन्नई में सबसे कम बारिश होती है। और चेन्नई शहर जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से काफ़ी दूर रह जाता है और कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होती है। तो इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है। देहरादून में है ये। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी ये जो है कि देश में पर्यावरण से संबंधित ये प्रमुख संस्थान है। तो इस तरीके से देहरादून इसका सही जवाब होगा। इसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय वन संस्थान हैं या जो पर्यावरण और वन से संबंधित जो काम करते हैं
जिसमें भारतीय वानिकी अनुसंधान भी हैं जो देहरादून में हैं। उसी तरह से भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में है। यानी कि ऐसे देश में तमाम बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो पर्यावरण से संबंधित काम करते हैं। नेक्स्ट है कि कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी चर्चा में भी रहता है कि कावेरी का जल विवाद जो है, कावेरी नदी का जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है या किन राज्यों के बीच में है। तो आपको बता दें कि कावेरी जल विवाद जो है मुख्यतः कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच का है। और अनुच्छेद 262 के अंतर्गत जो है अंतर राज्यीय नदी विवाद के निवारण के लिए एक अधिकरण बनाने का भी प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से कावेरी का जो जल विवाद, यानी कि इसका सही जवाब होगा यानी कि ऑप्शन सी में है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी इन राज्यों के बीच में ये जो है कावेरी नदी जल विवाद है। और इसके बाद से नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर निम्नांकित में से किस पर्वत का भाग है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये किस पर्वत का भाग है। तो ये ट्रांस हिमालय पर्वत भाग में स्थित हैं सियाचिन ग्लेशियर जो है। और सियाचिन आप जानते हैं कि बाल्टेरो, व्याफो, हिस्पर आदि ये हिमनद हिमालय पर स्थित हैं। और इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ए में है, यानी कि ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है सियाचिन जो ग्लेशियर है। और इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था। पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में, 1501, 1502 और 1524 में भारत आया था। यानी कुल मिलाकर के ये 3 बार भारत आया था। और वास्को डी गामा ने ही 1498 में कालीकट पहुंचने पर कालीकट के स्थानीय शासक जो थे वहाँ के जमोरिन थे जमोरिन ने उनका स्वागत किया था जब 1498 में वास्को डी गामा जब वो कालीकट पहुँचा था। तो और इसके बाद इसका प्रश्न है कि बंगाल में द्वैध शासन की अवधि क्या थी। द्वैध शासन, जिसे रॉबर्ट क्लाइव माना जाता है कि द्वैध शासन का जनक माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। बंगाल में द्वैध शासन की अवधि जो थी वो 1765 से लेकर के और 1772 ईस्वी तक थी। ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसके लिए। और बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था में प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के नवाब के हाथों में था, लेकिन जो राजस्व वसूली का जो दायित्व था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था। तो इस तरीके से इसका अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस एक्ट से भारत सचिव पद शुरू हुआ था। ये सभी जो है कि जो संवैधानिक सुधार के लिए जो भी कार्य हुए हैं तो उससे भी बहुत सारे प्रश्न रहते हैं गवर्नर जनरल से संबंधित। देखिए अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत सचिव का पद ये किस एक्ट के द्वारा शुरू किया गया था। और आप जानते हैं कि भारत सचिव की पद की शुरुआत जो हुई थी वो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, यानी कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 1858 में जो एक्ट बना था भारत शासन अधिनियम का, उसके तहत भारतीय सचिव के पद को शुरू किया गया था। ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई सही जवाब होगा इसके लिए। और नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन पहले का है, ये बताना है कि इसमें से जो भी प्रस्ताव जो दिए गए हैं या जो भी योजना आपको दिख रहा है सामने, तो उसमें देखना है कि सबसे पहले इसमें किसका क्रियान्वयन किया गया था। तो देखिए भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की जो घटनाएँ हैं उसमें अगस्त प्रस्ताव जो है कि 1940 में लाया गया था। आप देख सकते हैं ये 1940 का है। सभी तो 1900 ईस्वी के ही हैं, लेकिन ये 1900 क्रिप्स जो प्रस्ताव आया था 42 में आया था। बेबल योजना ये 45 में आया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले का कौन है, तो अगस्त प्रस्ताव हैं, यानी कि 1940 में से लाया गया था। तो इस तरीके से अगस्त प्रस्ताव की असफलता के बाद ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो विंस्टन चर्चिल थे उन्होंने मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ए में है, यानी कि अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले का है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं आप कि वर्ष 1857 ईस्वी में भारत में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये 44वां प्रश्न है। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब है कि उस समय भारत में 3 विश्वविद्यालय जो हैं खिलाए गए थे, यानी कि कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों अस्तित्व में आए थे। तो इस तरीके से इसमें ए, बी और सी इसका तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है इसका कि नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कि गद्दार पार्टी से संबंधित तथ्य का चयन करें। सही तथ्य बताना है गद्दार पार्टी। ऐसे गद्दार पार्टी की स्थापना आप जानते हैं कि लाला हरदयाल ने किया था और 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। तो उससे संबंधित इसमें सही कथन कौन है, यानी कि संस्थापक लाला हरदयाल, 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना सैन फ्रांसिस्को USA में हुई थी, ये भी सही है। यानी कि इस तरीके से इसमें एक से अधिक जो है कि कथन सही है।
या विकल्प सही है। इस तरीके से ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसके लिए, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। इसके बाद के प्रश्न है कि भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आपने ज़रूर पढ़ा होगा इसको। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही जवाब होगा, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने इसका स्थापना किया था 1905 में। और आप जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा क्षेत्र के लिए राधाकृष्णन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। 1948 में, नवंबर 1948 में विश्वविद्यालयी शिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिए भारत सरकार ने एक आयोग बनाया था, जिसका अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। तो इस तरीके से राधाकृष्णन आयोग जो आया था 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी इसने। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, यानी कि 1948 में इसका गठन किया गया था। 1948 में, नवंबर 1948 में, और 1949 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो इस तरीके से इसी आयोग के तहत इस आयोग के सिफारिशों के बाद से एक महत्वपूर्ण सिफारिश किया गया था। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान जो है, यानी कि जो यूजीसी का जो अनुदान है, अनुदान आयोग का गठन भी किया गया था इसमें। और उसमें गठन यूजीसी अनुदान आयोग के गठन के उसमें प्रावधान किया गया था और उसकी बात कही गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया है। काफ़ी आसान सा प्रश्न है, यानी कि भारतीय संविधान में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और इस संशोधन के द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसके लिए। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस विषय में से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। किस विषय से संबंधित अवधारणा को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, और इसका सही जवाब है, यानी कि देखिए इसमें ब्रिटिश संविधान से जो भी अवधारणाएँ ली गई हैं, यानी कि एकल नागरिकता है, विधि का शासन है, विधि के समक्ष समता, यानी कि इन सभी विषयों को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन इसके लिए सही हैं, और उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में बहुत ऐसे जो प्रावधान लाए गए हैं वो अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। ये 50वां प्रश्न है, और इसका सही जवाब है, यानी कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। और भारत में नियोजन की जो आवश्यकता थी, यानी कि जो प्लानिंग की आवश्यकता थी, वो विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। और भारत में नियोजन की आवश्यकता को लेकर के एक बुक भी है, यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और इस तरीके से 1944 में इसी के संदर्भ में भारत के विकास के लिए एक बॉम्बे प्लान का भी आपने नाम सुना होगा, बॉम्बे प्लान भी लाया गया था। तो इस तरीके से अब यहाँ से जो प्रश्न है, देखिए ये मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं और रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो ये सब इसका PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं, क्योंकि मैथ यहाँ सोल्यूशन करने में थोड़ा सा दिक्कत है। और इस तरीके से इसके पहले जो 2 प्रैक्टिस सेट जो अपलोड किए गए थे सामान्य अध्ययन का, तो उसका सोल्यूशन मैथ का हालांकि आज उसको अपलोड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सभी प्रश्न जो हैं ये मैथमेटिक्स के हैं। तो आप यहाँ से प्रश्न लिख लीजिए और इसका आंसर जो है आप बना सकते हैं, या उसको फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे उसका हम PDF उसका सॉल्यूशन का डाल देंगे, जो इस बुक में दिया हुआ है। काफ़ी आसान तरीके से उसका सॉल्यूशन है। और इसका अगला जो प्रश्न है, फिर से ये साइंस का प्रश्न है कि गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से क्यों मर जाते हैं। ये भी है कि चूँकि पौधों को पानी देना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर ज़्यादा पानी दिया जाता है तो वो पौधे सूखने लगते हैं, मरने लगते हैं। इसका कारण क्या होता है आप देख सकते हैं। और इसका कारण है कि जो उसकी जो पौधे की जो जड़ें हैं, ज़्यादा पानी देने से वो उसकी जड़ें जो होती हैं वो सांस नहीं ले पाती हैं, और इस तरीके से वो पौधे मरने लगते हैं। जड़ें मुख्य रूप से आप जानते हैं कि मिट्टी से ऑक्सीजन को अवशोषित करती हैं और वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। तो उस तरीके से सही जवाब है कि उसकी जड़ें उसकी सांस नहीं ले पाती हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया यानी कि उल्टी की क्रिया का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएँ जो होती हैं, जैसे कि अचानक से छींक आना, उल्टी आना, ये सब जो हैं, तो उसका नियंत्रण कौन करता है। यानी कि अनैच्छिक क्रिया का जो नियंत्रण करता है, यानी कि मानव मस्तिष्क इसका सही जवाब होगा। सॉरी, इसमें मानव मस्तिष्क में भी जो फर्स्ट मस्तिष्क है वो जो है कि ऐसे
क्रियाओं का, यानी कि जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उसका वो नियंत्रण करता है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी किसकी है ये बताना है। आयोडीन, इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, आयोडीन की जो परमाणु त्रिज्या है वो सबसे बड़ी होती है, यानी कि इसमें पिकोमीटर में होता है। तो आयोडीन का जो परमाणु त्रिज्या है वो 198 पिकोमीटर के बराबर होता है। और इसमें ऑप्शन में जो दिया है जैसे कि ऑक्सीजन का मात्र 60 है, जबकि फ्लोरीन 42 होता है, क्लोरीन का 175 है और आयोडीन का 198 है। तो इस तरीके से इसके अनुसार ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है कि बताना है कि इसमें से इसका रासायनिक नाम जो है कि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है। ये 62 नंबर प्रश्न है, ये आपको बताना है कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही जवाब है कि जो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा यौगिक इसमें नहीं है। जिप्सम का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन इसमें ई सही है, यानी कि ये जो नाम दिया गया है इन विकल्पों के अनुसार इसमें किसी का भी नाम नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन ई इसके लिए सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से अगला प्रश्न है कि अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन किस में होता है बताना है। अलैंगिक प्रजनन जो होता है यानी कि वो कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है अलैंगिक प्रजनन। आप जानते हैं कि प्रजनन जो है कि वो 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक होता है इसमें। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होता है? त्वरण जब ऋणात्मक होगा तो किसी पिंड का वेग जो है वो घट जाता है, यानी कि घटेगा, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये देखिए, ये फिजिक्स का प्रश्न है कि वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ यानी कि परिपथ में धारा I को बनाए रखता है और समय t में स्रोत द्वारा परिपथ में भेजी गई ऊर्जा कितनी होगी? और इसका सही जवाब है कि इसमें जो आप देखें कि एक फार्मूला है W = VIT जो होता है, तो इसके अनुसार जब इसको आगे बढ़ाते हैं यानी कि V का मान जो होता है IR होता है और फिर I और ये T, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है I² RT। तो I² RT जो है ये उसका मात्रक है। ये इसको आगे बढ़ाने पर ये जानते हैं कि इसी को हम विद्युत के द्वारा किए गए काम को भी हम उसमें लेते हैं जो जूल के नियम से संबंधित है, यानी कि VIT इसका सही ये मान होगा। यानी कि W का जो मान होता है वो QB होता है और यहाँ से हम इसको करते हैं यानी कि Q का मान IT और फिर V से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये VIT हो जाता है। इस तरीके से इसके बाद है कि रिक्त स्थान में बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे जो है कि समूह से संबंधित, किस समूह से संबंधित होते हैं? और इसका सही जवाब है यानी कि ये थेलोफाइटा से संबंधित होते हैं। यानी कि थेलोफाइटा वर्ग में शैवाल आते हैं, कवक और जीवाणु मुख्य रूप से आते हैं। शैवाल जो हैं पादप जगत का सबसे सरल एक तरीके से जलीय पौधा है, लेकिन इसमें थेलोफाइटा इसका सही जवाब होगा, जिसमें शैवाल, कवक और जीवाणु आते हैं। और आप जानते हैं कि शैवाल का जो अध्ययन किया जाता है उसको फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा राज्य, अब यहाँ से देखिए ये करंट के प्रश्न हैं, कुछ करंट अफेयर से संबंधित हैं कि कौन सा राज्य महिला एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी 2023 की मेज़बानी किया है? और इसका सही जवाब है कि झारखंड इसके लिए सही जवाब होगा। झारखंड राज्य ने इसका मेज़बानी किया था जो 2023 में 11वां जो महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का विजेता ये भारत है। इससे संबंधित अलग बातें हैं, लेकिन इसमें जो एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी का जो मेज़बानी किया था वो झारखंड ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वैश्विक जो हैं यानी कि हैप्पीनेस जो इंडेक्स हैं उसमें 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? उसमें 2023 में जो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट आई थी उसमें भारत का जो स्थान रहा था 126वां रहा था। और इसमें सबसे शीर्ष पर कौन सा देश था? तो फिनलैंड था। यानी कि फिनलैंड जो है कि इसमें सबसे टॉप था और भारत इसमें 126वें नंबर पे था। और जबकि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कितना है? प्रेस स्वतंत्रता में 161वां है और वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वां है। इस तरीके से इसका अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? और इसका सही जवाब है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड जीता था यानी कि ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सही जवाब। और फिल्म जो थी उसके लिए यानी कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में शानदार अभिनय के लिए उनको ये
इसमें अभिनेत्री जो है कि इसके लिए इस अभिनय के लिए मिशेल योह ने 95 जो अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। इस तरीके से इसका सही जवाब होगा ब्रेंडन फ्रेजर है। और इसका आखिरी प्रश्न है आज के लिए कि भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है। और इसमें सबसे सही जवाब है इसका, आप ऑप्शन देख सकते हैं, काफ़ी चर्चा में भी रहा था ये, यानी कि होयसल मंदिर ये जो कर्नाटका में है, ये भारत का 42वां जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल बन गया है, यानी कि ऑप्शन सी में है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा था सामान्य अध्ययन के लिए। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद अभी ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री का भी प्रैक्टिस सेट आने बाकी है। थोड़ा समय का इशू है इसलिए लेट हो रहा है। कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द, क्योंकि आप लोगों के पास भी समय बहुत कम है, तो इसलिए उसको सभी वीडियोज़ को बहुत जल्द ही अपलोड किया जाएगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में।